घुमाने घुमाने की बात कर रहे हो, आप तो घुमा रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो साहब। अब एक बार बताओ, संविधान की बात तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, वो भी संविधान की बात करें, वही दिन तो संविधान की बात करें और मजबूती से बात करें। आप भी संविधान की प्रीति लेके घूम रहे हो, है? आप एक बार बताओ, जब दोनों ही संविधान की बात करो और जब वहां लड़ोगे तो वोट कटेंगे ना कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। देखो, बहन जी से हमारा गठबंधन नहीं हुआ, चुनाव से पहले हमने कोशिश करी लेकिन सीटों पे मामला नहीं बन पाया, हमारा गठबंधन नहीं हुआ। अब ऐसा थोड़ा ही कि हमारा और बहन जी के बीच में कोई 36 का आंकड़ा है, हम अब भी सम्मान करते हैं। मतलब बहन जी के साथ, बहन जी की पार्टी के साथ समझौता करोगे? अगर बात बनती है तो होगा समझौता, अभी अगर बात बनती है तो। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने और अपने इनको ख्याल रखा और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो, देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में है। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, तो स्वागत है प्रोफेसर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। प्रोफेसर साहब, एक सवाल है और सवाल को जवाब आप ही दे सको। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में जब घटक दल मिल रहे हैं, वह दौरान में अगर आज़ाद समाज पार्टी को आप अपने साथ ले लेते तो एक सीट तो आपकी बढ़ जाती। आपने जो है चंद्रशेखर आज़ाद को साथ नहीं लियो और अब उपचुनाव होने वाले 10 सीटन पे, और चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल कतई ठोक कर लड़ूंगा, तो आपको दिक्कत तो होना स्वाभाविक है। नहीं, देखो साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब से संविधान बना, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम तब भी संविधान की इज्जत करते थे जब हमारे एक तरफा सांसद हुआ करते थे, एक तरफा विधायक हुआ करते थे। अब तो खैर हम संख्या में कमी है, तब भी हम पूरा स्वागत करते हैं। देखिए साहब, विचारधारा के हिसाब से जिसकी हमारे साथ सहमति बन रही है उसका स्वागत है, और जहाँ सहमति नहीं बन पा रही है तब भी वहाँ अपनी राम श्याम तो है ही है। चंद्रशेखर जी की भी लड़ाई वही है, हमारी भी लड़ाई राम श्याम ही भाई। चंद्रशेखर की तो बहुत अच्छी, प्रियंका गांधी ते भी राम श्याम ही, अखिलेश यादव ते भी राम श्याम ही, सब ते ही राम श्याम ही। तो फिर ये सेटलमेंट क्यों नहीं है पाया? कई बार नहीं हो पाता, कई बार ऐसा होता है कि समान विचारधारा है, नहीं हो पाता। आपस में खाड़ो बजे वो वोट कटेंगे। नहीं, कोई वोट नहीं कट रही। आप ये देखो, नगीना से चंद्रशेखर चुनाव लड़े, चंद्रशेखर जीत गए, तो कहाँ नुकसान हुआ? नहीं, यहाँ में आपको कोई योगदान थोड़ी है, आपने तो अपने कैंडिडेट खड़े करे हैं। हाँ, तो हम कब कह रहे कि हमारा कोई नुकसान थोड़ा ही हुआ? तो अब नुकसान क्यों ना होगा जब वो खड़े होंगे तो तुम्हारे सामने। पिछली बार नगीना में बीजेपी की सीट थी, और इस बार भी हम कह रहे हैं जब चंद्रशेखर उपचुनाव लड़ेंगे तो साफ तौर पे जो लड़ाई होगी वो लड़ाई संविधान बचाने को और संविधान का नुकसान करने वालों को, इन दोनों लोगों की। देखिए, इसमें क्या है कि जब कोई गठबंधन बनता है तो उसमें जितने भी सदस्य हैं जो पहले से गठबंधन में हैं, तो उन सब की सलाह मशवरा लेना पड़ता है। जैसे आम आदमी पार्टी का हमारा क्या था कि दिल्ली में हम गठबंधन से लड़ेंगे, पंजाब में नहीं लड़ेंगे। हालांकि हमारा फॉर्मूला फ्लॉप रहा। जो हमें फीडबैक मिला जनता से, वो ये फीडबैक मिला कि आम आदमी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना चाहिए था। अगर हम गठबंधन नहीं करते तो दिल्ली में हमें हो सकता है 1-2 सीटें मिल जाती। तो राजनीति में हमेशा प्रयोग होते हैं, हमेशा संभावनाओं की राजनीति होती है। बसपा से हमारा पहले भी गठबंधन रहा है, और अगर आगे समीकरण बने तो हमारा फिर रहेगा। जैसे सपा से हमने 2017 में गठबंधन किया था, 17 में हमें नुकसान हुआ। अब की बार हमने किया गठबंधन, हमें फायदा हुआ, क्योंकि तब विषय काल परिस्थिति अलग थी 17 में, और अब विषय काल परिस्थिति अलग है। तो ऐसे ही आज़ाद समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी ने 2022 में गठबंधन की पेशकश करी थी। उन्होंने ज़्यादा सीटें मांगी थी, उन्होंने 10 सीटें मांगी, अखिलेश जी ने 3 सीटों के लिए बोला, गठबंधन नहीं हो पाया, और अब वो अकेले चुनाव लड़े। अब आगे भविष्य में अभी देखो, उपचुनाव में तो 10 ही सीटें, अब 10 सीटों में चंद्रशेखर जी कहेंगे 2 सीट हमें चाहिए, कांग्रेस हमारी पार्टी कहेगी 3 सीट हमें चाहिए, फिर सपा के पास क्या बचेगा? सपा बड़ी पार्टी है, निश्चित तौर पे यूपी में सबसे जो प्रमुख विपक्षी दल है वो सपा है। तो 10 सीटों में अगर सामंजस्य नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा उनसे कोई वैचारिक मतभेद है। 2027 के चुनाव में हम स्वागत करेंगे, हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जयंत चौधरी तो अलग हो गए, एक बार बताओ, ओपी राजभर भी अलग हो गए। साहब एक बात तो बताओ, आप तो स्वागत आजाद समाज पार्टी को भी कर रहे हो और बहन जी की पार्टी को, बीएसपी को भी स्वागत कर रहे हो। आप दोनों तो ये आएंगे ना,
आवेगी तो एक ही पार्टी। जिससे जिससे बेहतर सामंजस्य बैठ जाएगा हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में हमने क्या बताया चौधरी साहब, आपने सुनी नहीं हमारी बात, काम की बात आप नहीं सुनते हो, ना है ना। हमने ये कहा कि राजनीति होती है संभावनाओं पे, और यहाँ कोई स्थायी मित्र नहीं है, कोई स्थायी शत्रु नहीं है, सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। पूंजीवाद के खिलाफ हमारी शुरू से लड़ाई रही है, जब से देश आजाद हुआ और आजाद होने से पहले भी। अच्छा, ये वो और बताओ, बीजेपी हमेशा जितनी भी विरोधी पार्टियां, सत्ता से अलग जितनी भी पार्टियां, सबके यही डायलॉग हैं जो आपके डायलॉग नहीं, हैं। हम जब सत्ता आप मेरी में बात थे सुनो, तब भी- आप कांग्रेस, नहीं, मैं आप इस पे काउंटर करूंगा। नहीं, मेरी बात आप सुनो। कांग्रेस आप भी ये यही बोल बताओ, रही है, सपा आप भी ये यही बताओ, बोल रही है, नहीं, मेरी बसपा बात- भी यही बोल ना, रही ना, है, ना, आजाद ना, समाज ना, पार्टी मैं भी नहीं यही बोल मानने रही का। ये बताइए, देश में जमींदारी प्रथा किसने खत्म करी? आप बताओ, किसने खत्म है। करी? कांग्रेस नहीं करी होगी। हाँ, नहीं होगी, नहीं, हमने करी, और उसका हमें नुकसान भी हुआ। 70 के दशक में जब हमने जमींदारी प्रथा खत्म करी, जमींदारी प्रथा खत्म करने में क्या हुआ, जो बड़े बड़े जमींदार थे, जिनके पास 5-5 हजार एकड़, 10-10 हजार एकड़ जमीनें थी, उनको मिनिमम 500 एकड़ तक हमने सीमित किया, 100 एकड़ तक हमने सीमित आपका किया। वोट और बैंक तो बढ़ो आपको, और लेकिन पूंजीवादियों से तो हमारी सीधी लड़ाई हो गई। वोट तो बढ़ी। टाटा से हमने एयरलाइंस छीनी, और जो तमाम निजी संस्थान थे, निजी अस्पताल थे, निजी स्कूल थे, विद्यालय थे, उनसे हमने वैर लिया और उन सबको सरकार के अधीन करवाया। तो हमारी लड़ाई तो चौधरी साहब शुरू से, दर्शक भी समझ ले, पूंजीवाद से हमारी तब से लड़ाई थी और अब तक लड़ाई है और आगे भी रहेगी। जो ये जियो की बात चल रही थी, आप देखो मोदी जी ने बाकी सारी जो टेलीकॉम कंपनियां बंद करवा दी, सिर्फ 3 रह गई। एक जियो के भाई जो थे ना, अनिल अंबानी, उनकी भी एक कंपनी थी रिलायंस करके, वो भी बंद हो गई। टाटा की डोकोमो चलती थी, वो बंद हो गई। आइडिया और वोडाफोन मर्ज हो गया। एक एयरसेल कंपनी चलती थी, वो भी बंद हो गई। तो कई छोटे प्लेयर टेलीकॉम कंपनी के थे जो मौजूदा सरकार ने बंद करवा दिए, सिर्फ इसलिए कि कम ऑप्शन रहे जनता के पास और जनता मजबूर हो जाए। आप देखो, बिग बाजार गायब हो गया। बिग बाजार किसने खरीदा? अडानी जी ने। और जो छोटे छोटे प्लेयर थे मार्केट में, वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। कई मोटर व्हीकल्स की जो कंपनियां हैं वो यहाँ से चली गई, जनरल मोटर चला गया। तमाम जो घड़ियों की कंपनियां थी, एटलस कंपनी बंद हो गई, जिसके नाम से साइकिल जानी जाती थी। एक बात तो बताओ साहब, ये तो अगर प्रयास नहीं करोगे ना, प्रयास नहीं करोगे तो खत्म तो होना ही है। अब आप जितनी भी ये मोटरसाइकिल की कंपनी अरे है इन्हें उन्हें बंद ले लो। करवाया गया भाई अब एक बात साहब, बताओ, इन्हें तो मोदी जी ने अगर बंद करवाया, अगर हम अब क्योंकि सब जगह चंदे का धंधा है। अगर हम पार्टी पे आ जाएं, तो अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा ना करें तो बीजेपी तो बिल्कुल यही बात को कह रही है, कांग्रेस मुक्त भारत। नहीं, कांग्रेस तो मुक्त हो ही नहीं सकती। कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है, कई बार आई गई। इंदिरा जी के टाइम पे भी मोरारजी देसाई और तमाम लोग पार्टी तोड़ के ले गए, खत्म हो गई क्या? कांग्रेस एक विचारधारा है जो देश से जुड़ी है। जब तक देश है तब तक कांग्रेस है। नाम ही तो बदला है। पहले कांग्रेस का नाम कुछ और था, फिर कांग्रेस का नाम कुछ हुआ, अब नाम कुछ और हो गया, लेकिन विचारधारा वही है। एनडी तिवारी जी भी तो कांग्रेस तोड़ के ले गए थे। कहाँ गए एनडी तिवारी जी? उन्हें भी फाइनली आना पड़ा ना वापस, और अब एनडी तिवारी जी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। एक समय तिवारी जी को भी गलत फहमी थी। अच्छा, थोड़ी सी अब तसल्ली लो, पानी मंगाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो, बिल्कुल मामला। अच्छा, अब एक बात बताओ, तो एक बात बताओ, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की प्रतिक्रिया आई है अभी, क्योंकि यूपी में जो चल रहा है ड्रामा, ये शांत होना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने बड़ी सख्त प्रतिक्रिया दी है अपनी, कि कछु पतो ही ना चल रही, सब अपनी अपनी रामधुन में लगे हुए हैं अलग अलग, हैं, ऐसा काम थोड़ी चलेगा। यहाँ पे क्या कहो भाई, देखो सीधी बात है, ये नेम प्लेट का मुद्दा हो, ठीक है, चाहे ये मुख्यमंत्री बचाओ योजना का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों में जनता लगी हुई है। ये आप तो मजे ले रहे हो। नहीं, ये लगी हुई है। अब बहन जी का सवाल तो बिल्कुल अखिलेश सही यादव है। की बात को आगे बढ़ा दो कि 100 ले जाओ। नहीं, अब बहन जी की बात 100 तो ले आओ बिल्कुल, और बन जाओ। बहन जी की 100 बात ले तो आओ और बिल्कुल बन सही जाओ। है। अब ये बताओ कि जो हमारा दलित का बच्चा है बेचारा, 8 साल से तैयारी कर रहा, मास्टर क्यों नहीं बना रहे उसे? क्यों मास्टरों की भर्तियां नहीं निकाल रहे? दलित और अति पिछड़ों का बच्चा है,
उसे पुलिस में भर्ती क्यों नहीं फिर दे अति रही? पिछड़े की बात करोगे तो मैं फिर एक नया सवाल पूछूंगा। पूछो, बिल्कुल अब एक सवाल बताओ, होने अति चाहिए। पिछड़े पीडीए अखिलेश यादव कर रहे हैं, आपकी पार्टी तो समझौता है उनको, गठबंधन को हिस्सा है, इंडिया गठबंधन को पीडीए कर रहे हैं। अब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में कौन बनाया हो? माता प्रसाद पांडे। वो कौन है? पांडे। ब्राह्मण है। हाँ। तो पीडीए है ही ना, पिछड़ा दलित और अगला अगड़ा। अब अगला अगड़ा अगड़ा तो बिल्कुल पीडीए फॉर्मूला फिट हो रहा। मतलब अपने हिसाब से फार्मूला सेट नहीं, करके हमें तो पब्लिक को यही पता भ्रमित है। करने को काम नहीं, कर रहे हमें हो तो ना। यही पता है, और भी कुछ है इसमें। अच्छा, भाई पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अगड़ा, पूरा समाज हो गया इसमें। इससे तो- अलग भी कुछ है? फिर तो लड़ाई की तो है ही ना, नहीं, कहाँ लड़ाई है? सब हमारे अपने ही है। बिल्कुल सारे अपने। लड़ाई तो हमारी सिर्फ मनवादियों से है। अब मनुवादियों से लड़ाई है, वोट उनकी चाहिए जो बच रही है। मनवादी अलग है। मनवादी ऐसे लोग हैं जो गरीब अमीर में भेद करते हैं, जो ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा गरीब रहे, पढ़ ना पाए, यानी कि वो बीजेपी की विचारधारा पिछड़ा, है। दलित और अगड़ा। अगड़ा। भाई हमने तो यही पढ़ा। हम्म। अगर इससे अलग कुछ और है तो आप हमें बताओ, तो हम उस पे भी स्टडी करते हैं। अब तो ये अखिलेश यादव भी बता सकें। अब भैया या जो आप मेरे पूछ रही हो भाई, समाजवादी पार्टी क्या के काम है तो आप भी कर सको भाई। आपकी समाजवादी मुलाकात तो पार्टी होती के जो हमारे साथी हैं, मेरी उनसे जो बातचीत होती है तो वो हमें यही कहते हैं कि यादव जी, ऐसा प्रोफेसर साहब, पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित और अगड़ा। हम कुछ और समझते थे उसे। क्या समझे पहले? नहीं, हमें ऐसा लगा था पिछड़ा दलित और आदिवासी होगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि यादव जी, यहाँ आदिवासी तो है ही नहीं यूपी में। अच्छा, आदिवासी तो मध्य प्रदेश में है, और आपके राजस्थान में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो हमने कहा फिर ए का मतलब क्या? बोले ए का मतलब है अगड़ा। अच्छा, उससे सर्व समाज हो यहाँ जाएगा। अगड़ा होगा, और जब यहाँ से बाहर निकलोगे तो वहाँ जो है आदिवासी होगा। आदिवासी हो जाएगा। बहुत बढ़िया फार्मूला। ये तो भैया अखिलेश यादव जी विदेश से पढ़ के आए, ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स करी है, एमटेक की डिग्री ऑस्ट्रेलिया से करी है। भैया बाहर जो आदमी जाता है, पढ़ के आता है, तो ज्ञानी हो। भाई राहुल गांधी जी ने जो एमफिल करी है अब हार्वर्ड यहाँ को मतलब यूनिवर्सिटी मोदी जी अगर बाहर न पढ़े तो आप उन्हें ज्ञानी ना से। अरे मानो। मोदी जी कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े क्या पता। आप ज्ञानी ना मानो, तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। भैया देखो, ऐसा है, राष्ट्रपति तो ज्ञानी जैल सिंह जी भी बने थे। हाँ, तो पढ़ाई राष्ट्रपति लिखाई का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने से कोई लेना देना नहीं है। एक राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सारे के सारे सवाल लिख के ले करके आ जाते थे और ये बोल देते थे कोई से भी 10 सवाल चेक कर लो आप। एक तो राष्ट्रपति वो हुए। एक राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हुए। एक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी हुए। उनके लिए कहते हैं कि सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे, ये कहा जाता है। तो पढ़ाई लिखाई का पद से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक पद अलग चीज़ है, पढ़ाई लिखाई अलग चीज़ है। प्रतिभा पाटिल जी जो पहले राष्ट्रपति रही, तो उनकी भी एजुकेशन को लेके सवाल उठते रहे। तो सब चीज़ें अलग अलग है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो भाई मुकद्दर के धनी है, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया जो देश को गर्त की तरफ लेके जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा रहा, महंगाई बढ़ा रहा, गरीब अमीर के बीच में झगड़ा लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चल रहा है। मणिपुर नहीं जा रहा है। फिर भी जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मणिपुर कहाँ जा रहे हैं भैया? मणिपुर की तो बात उनसे कर भी मत देना, पता चले आपका चैनल बंद करवा दें। जिसने ईवीएम की बात करी उसके चैनल बंद हो गए, जिसने मणिपुर की बात करी अब तो ईवीएम पे आप बात ना कर रहे, क्योंकि अब तो सीट आ गई ना बढ़िया। तो अब आप कहाँ बात कर रहे हो ईवीएम की? तो ईवीएम की अगर सीट ना आती तो ईवीएम पे कहाँ है साहब? हम तो विपक्ष में बैठे, 99 सीट आई हमारी। आप 99 जो आ गई हैं, अगर 99 क्या चाह रहे थे कि हमारी सीट ही ना आती 14 साल? हम तो ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल प्रधानमंत्री बन जाते। राहुल ताकत है, संविधान की ताकत है। सीट तो हमारी ज्यादा आनी चाहिए थी। हम तो 150 सोच रहे थे, 150 आ जाएंगी। वो तो मशीन का खेल हुआ, इसलिए हम 100 पे अटक गए। फिर मशीन पे फोड़ दिया। नहीं, मशीन पे तो है ही है, मामला तो है ही है। वो लड़ाई तो लंबी है, वो एक अलग लड़ाई है। लेकिन अभी चर्चा चल रही थी बहन जी की, तो हम उसी चर्चा पे आते। तो बहन जी ने जो सवाल किया है, सरकार से जो सवाल किया, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया जेन्युइन सवाल है कि राजनीति होनी चाहिए मुद्दों की। तो चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, या और भी जो तमाम नेता हो, वो मुद्दों पे बात करें। ये क्या नेम प्लेट लगा दिया, हिंदू की दुकान, मुस्लिम की दुकान, और ये सब क्या चल रहा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा? अरे शासन प्रशासन अपना लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखो, पुलिस को उसका काम करने दो, अधिकारियों को उसका काम करने दो, नेताओं को उसका काम करने दो। काम तो कुछ यूपी में हो नहीं रहा है।
सिर्फ ढपलीबाजी हो रही है, सिर्फ एक इधर की ढपली उधर घुमा के पहना दी जाती है, उधर की ढपली इधर घुमा के पहना। भाई इस बात को तो सभी लोग मानते हैं कि बहन जी के समय में, वो वीडियो भी आजकल खूब वायरल हो रहे हैं, कि जो प्रशासन था वो बिल्कुल दुरुस्त रहता था, औचक निरीक्षण हुआ करते थे। आजकल वो प्रथा ही खत्म हो गई। एक बार गलती से स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी औचक निरीक्षण करने एक अस्पताल पहुंचे, और वहां उन्होंने क्या देखा कि जो मेडिकल रूम है जहां दवाएं रखी जाती हैं वो बना हुआ है स्टोर रूम, और जहां आरओ का पानी है वहां इतना गंदा पानी आ रहा था कि वहां पे उसमें मच्छर पड़े हुए थे पानी में। उसके बाद वो औचक निरीक्षण भी करने नहीं गए। योगी जी पिछले 7 साल से ज़्यादा हो गए, किसी अस्पताल में नहीं गए, किसी स्कूल में नहीं गए, किसी सरकारी ऑफिस में नहीं गए। तो फिर मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? कम से कम देखिए, विपक्ष में अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ भी लेनी चाहिए। बहन जी से इतनी सीख ले लो, कम से कम आपको लॉ एंड ऑर्डर ही चलाना आ जाएगा। कोई ज़रूरी थोड़ा ही है कि बहन जी ने अगर कुछ उनकी खामियां रही हैं तो आप उनकी खामियों पे जो है प्रहार करो। उनकी जो 99 अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों पे भी तो बात करो। बहन जी की अच्छाई की अगर बात करें तो यहाँ नोएडा में और एनसीआर में, ख़ासतौर से नोएडा में स्कूल बनाए, सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल थे बहुत ज़्यादा बेहतर गुना बेहतर है। और आज उनमें जो पौधा लगे हुए हैं उनमें पानी देने वालों कोई नहीं कोई है। नहीं। खुद मैंने अपनी आँखों से देखे हैं, पौधा सूख रहे हैं। हालांकि अब तो बारिश हैगी, चलो अब तो कुदरती पानी मिल रहा हो, लेकिन उनमें पानी और उनको रख रखाव जो है वो बेहतर तरीका से नहीं है। कोई नहीं कर रहा है। आप देखो समाजवादी पार्टी के टाइम पे जो पार्क बने हैं वो पार्कों में नशे का अड्डा हो रखा है। बीएसपी के टाइम पे जितने भी स्मारक बने हैं उन स्मारकों में सामान चुरा चुरा के लोग ले जा रहे हैं। वहाँ के जो शटरिंग हैं, ईंट हैं, वो सब तोड़ फोड़ कर दिए लोगों ने। अस्पताल जर्जर अवस्था पे है। स्कूलों का तो कहना ही क्या है साहब, पंखे नहीं है, पंखे भी लोग खोल के ले गए। ऐसी स्थिति हो रखी है उत्तर प्रदेश में। और बाबा जी हमारे मस्त है, बाबा जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, और स्वास्थ्य मंत्री जी जो है वो पता नहीं कहाँ गायब है। कुर्सी एक सवाल और, एक लास्ट से सवाल और है, कावड़ जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? अब ये साहब आप वही सवाल हमसे क्यों बार बार करते हैं? हम तो पहले ही कहते हैं कि साहब शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, कावड़ की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है कावड़ की, आप हमें बताइए। जिसकी धर्म के प्रति आस्था है, मेरे धर्म के प्रति आस्था है, तो उस आस्था को मुझे मेरे भगवान से को जाहिर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है आप बताइए? क्या हम जो है 10 दिन कावड़ भरने जाएंगे और लेके आएंगे तभी भोले बाबा हमसे खुश होंगे? भोले बाबा ने तो कभी नहीं कहा था कि साहब हमारे नाम की जो है आप कावड़ भरने जाओ। भोले बाबा ने तो ये कहा है कि अपना काम ईमानदारी से करिए। अच्छा, ये सवाल मैंने हाल ही करो है, क्योंकि यह दौरान में कावड़ यात्रा के दौरान में शिक्षा संस्थान जितने भी हैं वो बंद कर दिए गए साहब। तो मैंने जो सवाल पूछा वो यार खुद बंद है, 5 दिन बंद रहेंगे। बताइए, अब पढ़ाई का सत्यानाश है। कोविड के दौरान 2 साल स्कूल बंद रहे, सब बच्चों की एजुकेशन सत्यानाश हो गई। तब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, खास तौर से हायर एजुकेशन वाले, वो सेशन लेट चल रहा है, वो अभी तक टाइम से हुआ ही नहीं शुरू। हमारे कई मित्रों के बच्चे हैं तो वो ये बता रहे हैं कि वो सेशन डिले हो रहा है, और उससे सोचो कितना नुकसान हो रहा है। उस नुकसान की भरपाई आप कैसे करोगे? अब कावड़ से और 1 हफ्ते 15 दिन का नुकसान हो गया। अब फिर परीक्षाएं आ जाएंगी, क्योंकि स्कूलों में तो हर 2 महीने में परीक्षाएं होती हैं। बच्चा पढ़ेगा नहीं, बच्चा चीज़ों को समझेगा नहीं, पेपर ही देता रहेगा। वैसे भी पेपर देने के बाद में होनहार रिजल्ट तो फिर भी ऐसे ही है जाओ जैसे अब तक है। सब ऐसे ही चल रहा हो, पेपर आउट है जहाँ, लीक है जहाँ, कछु है जा, कोई सलाह। प्रोफेसर साहब की बात कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता दो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर दिल खुश हुआ हो तो वीडियो को आगे को ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक पागल लाग रहा बेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्कार।